में बहुत बहुत है। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 60 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कई बार या बहुत बार आए हुए हैं। जैसे क्रांतिक कोण क्या होता है, और जो है रिलेशन क्या है ऑप्टिकल पॉइंट, और बाकी चीज़ों में प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में भी थोड़े 60 क्वेश्चंस हम बनाए हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स पार्ट सेकेंड के कुछ इम्पॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको एक फिजिकल नॉलेज उसका होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन ये है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में r संबंध क्या होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा, तो f इक्वल टू द ये r/2 ये रिलेशन आ जाएगा आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरीके का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। यदि सघन माध्यम, और हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात करें, तो अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है, तो यहाँ से जो अगर ये क्रांतिक कोण आई, क्रांतिक कोण C इस पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तित किरण कितने 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण आपके बना लेती है, यानी ये उसी मीडियम में रहती हैं। ये कह सकते हो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये कोण आपका हो गया 90 डिग्री का। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 है। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन 30 डिग्री का है तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। पहली बात है क्रांतिक कोण C, तो 1/n इक्वल टू द साइन C होता है, ठीक है। तो साइन C की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 1/n इक्वल टू द साइन 30 आ जाएगा। जब साइन 30 आ गया, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो n इक्वल टू द 2 निकल आया। तो n इक्वल टू द जब 2 निकल आया तो आप आराम से प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। तो हम चलिए नेक्स्ट पेज की ओर इसको बढ़ते हैं। तो अब हम n इक्वल टू द हमारा निकल के आ गया था 2, तो C n इक्वल टू द C/B होता है, तो B इक्वल टू द C/n हो जाएगा। तो C प्रकाश की चाल है, तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अपॉन n ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 यानी 1.5 ये आ जाएगा। यानी जो प्रकाश की चाल माध्यम में जाएगी वो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा भी सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और +3 डायोप्टर हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करिए। यानी दो लेंस जिनकी क्षमताएं +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर हैं संपर्क में। पहले तो संपर्क में रखे कि कुल वो ज्ञात कर लेते हैं कि कुल क्षमता क्या हो गई। तो ये 5 -3 इक्वल टू द 2 डायोप्टर आ जाएगी। तो फोकस दूरी क्षमता की इन्वर्स होती है। तो F इक्वल टू द ये 1/P आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/P का मतलब 100/2 और ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। तो F इक्वल टू द 50 सेंटीमीटर दूर की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी यहाँ पर। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखते जाइए। हल मैं कैसे कर रहा हूँ, एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। फोकस दूरी उसकी किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसकी जो है उसका अपवर्तनांक क्या है, फोकस दूरी जो दर्पण है, फोकस दूरी दर्पण का अपवर्तनांक क्या है। दूसरी बात एन पे निर्भर करती है। तीसरी बात उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है कि वक्रता त्रिज्या उसकी क्या है। तो ये और पदार्थ के अपवर्तनांक तथा उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है कि उसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू द आप पढ़े हो वो n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, तो ये फोकस दूरी एक तो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, दूसरी उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उन पर निर्भर करती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और किस दशा में लेंस के प्रथम फोकस की दूरी उसके मान के द्वितीयक फोकस दूरी के बराबर नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि मान लिया जाए कि उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस ये होता है, द्वितीय फोकस ये होता है, दोनों की दूरियां f1 यहाँ से दूरियां दोनों की आपस में बराबर होती हैं। तो सवाल ये कह रहा है किस दशा में एक लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान उसकी द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है, ये पूछ रहा है। मान कब नहीं बराबर होगा, जब इधर का अपवर्तनांक और इधर का अपवर्तनांक दूसरा होगा, दोनों तरफ के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे। यानी दोनों तरफ के इधर अगर n1 है तो इधर n2 दूसरा अपवर्तनांक n2 होगा, तब ये बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है आपके कि दोनों तरफ के जब अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तब ये फोकस दूरी आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए निवारण का कारण निकलिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब वस्तु निकट की नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसके निवारण आप उत्तल लेंस की सहायता से कर सकते हो इसका निवारण। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये शॉर्ट नोट्स भी आता है, आपसे पूछा जाता है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग नीला दिखाई देता है। पहले एक लाइन में तो यही सवाल हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसमें तीसरी बात ये आ जाती है, प्रकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश में 7 कलर होते हैं, लाल क्यों नहीं दिखाई देता है। अब जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह समानुपाती हो जाता है 1/λ⁴। यानी जिसका लैम्डा जितना छोटा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। यानी ब्लू, इसीलिए ब्लू कलर का प्रकाश का वायलेट कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की शर्त लिखिए। यानी न्यूनतम विचलन कब होगा, यानी हम जब प्रिज्म के अपवर्तनांक की गणना करते हैं प्रैक्टिकल में, तो हम लोग देखते हैं कि उसका न्यूनतम विचलन कितना हो गया। यानी अब डेल्टा और आई में जब हम रिलेशन खींचते हैं तो ये न्यूनतम विचलन वाली रीडिंग हम लेने की कोशिश करते हैं। तो न्यूनतम विचलन कब होगा, जब प्रिज्म में आपतित किरण, यानी इधर से पड़ने वाली किरण और यहाँ से जो निकलने वाली किरण है, इमर्जिंग किरण, निर्गत किरण आई डैश और आपतित किरण आई है, आई डैश एंगल बनाती है। तो आपतन कोण तथा निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होंगे तब न्यूनतम विचलन मिलेगा। यानी आई बराबर आई डैश के हो जाएगा, तब हमें न्यूनतम विचलन प्राप्त होगा। तो आगे की ओर हम चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा रिज कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। किसी प्रकार के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन का कोण एवं ठीक है कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। डेरिवेशन तो हम पिछले लेक्चर में आपको पिछला हमारा लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने प्रिज्म वाले में इसका डेरिवेशन कर रखा है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र है n इक्वल टू द साइन डेल्टा, ठीक है, अल्पतम विचलन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये अल्पतम विचलन कोण आपका निकल आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका अल्पतम विचलन साइन सही से नहीं लिखा, चलिए इसको लिखा जाए साइन सही से। साइन a बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका न्यूनतम विचलन का फार्मूला लिख गया है कि उसका अपवर्तनांक क्या होता है, n इक्वल टू द साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और इंटू साइन a बाई 2। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब प्रिज्म से गुजरने पर किस प्रकाश का विचलन अधिकतम मिलता है। रेड प्रकाश का विचलन अधिक मिलता है क्योंकि उसकी चाल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हो जाती है, तो हमें उसका विचलन सर्वाधिक मिलता है। रेड कलर का विचलन सर्वाधिक हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 60 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। यानी आराम से आप ज्ञात कर सकते हो, प्रिज्म का कोण 60 का होता है, यानी अल्पतम विचलन भी 60 है। तो n इक्वल टू द डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो n इक्वल टू द हमारा साइन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 प्लस 60 बाई 2 अपान साइन 60 बाई 2 ये आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास n इक्वल टू द आ जाएगा ये साइन 60 बाई साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू हो जाएगी वो √3 या इसको हम कहते हैं 1.732 इतनी इसकी जो है इतना इसका अपवर्तनांक निकल आएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा m तथा अपतन कोण I में ग्राफ कीजिए। एक त्रिभुजाकार अगर प्रिज्म है तो अल्पतम विचलन डेल्टा और I के बीच में अगर हम विचलन कोण तथा आपतन कोण के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारा इस तरीके से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, IIT में भी आया है 2018 में, और जो है नीट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरीके का ग्राफ बना होता है, कौन सा ग्राफ हमें लगाना है सही, तो इस तरीके का आपका ग्राफ सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a बाई 2 है। तो हम अल्पतन विचलन कोण ज्ञात करें। तो अल्पतन विचलन कोण यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें अपवर्तनांक n दिया गया है, वो कितना है, काट a बाई 2 दिया गया है। अब हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये हल हो सकता है। वो ये फार्मूला है, इस तरीके से हल करेंगे हम। चलिए इसको थोड़ा ऊपर की ओर हटा लेते हैं
ताकि हमें हल करने के लिए स्पेस मिल सके। तो ये हो जाएगा काट a/2 इक्वल टू द साइन डेल्टा प्लस a/2 अपान साइन a/2। ठीक है, अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो ये है काट a/2 इंटू साइन a/2 आ गया यहाँ पर, इंटू साइन साइन डेल्टा प्लस a/2 ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको जो है थोड़ा ये जो a/2 है काट को चेंज को तोड़ लेते हैं, तो ये कास a/2 बाई साइन a/2 में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इंटू साइन a/2 हो गया, इक्वल टू द साइन डेल्टा प्लस a/2 आ गया। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कास हमारे पास बचेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा है कास a/2 इक्वल टू द साइन डेल्टा प्लस a/2। ठीक है, अब हम लोगों ने काट को साइन में कन्वर्ट कर लो, तो ये साइन π/2 कह सकते हो, π/2 माइनस a/2 आ जाएगा, इक्वल टू द साइन डेल्टा प्लस a/2 आ गया। तो अब इसको हम लोग ओपन कर लें, साइन साइन कट जाए, हट जाएंगे। अब जनरल मैथमेटिक्स है, तो ये π/2 माइनस एंगल का कंपेयर कर रहा हूँ /2 इक्वल टू द साइन डेल्टा, सॉरी साइन हट जाएगा आपका, यहाँ पर साइन नहीं रहेगा, डेल्टा प्लस a/2 आ गया। चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके दोनों। तो यहाँ से ये 2 कटा, ये 2 कट जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी पाई माइनस a इक्वल टू द डेल्टा प्लस a। सो हम लोग और सॉल्व कर लें, तो डेल्टा इक्वल टू द, इसको a को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, -2 और पाई माइनस ट्वाइस a। ये आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन नीट और आईआईटी और नीट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया गया था 2018 में। एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, कौन सा दृष्टि दोष है। दूरदर्शी दोष होगा। अगर प्लस क्षमता है तो दूरदर्शी दोष ही उसको होगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो दूरदर्शी दोष होगा, हमेशा याद रखिए। निगेटिव होगा तो निकटदर्शी दोष होगा। संयुक्त। तो आज फ़िलहाल हम इतना ही क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन कल हम नया वीडियो बना के डालेंगे आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी लोग छात्र चैनल सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।